सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, जैसे सारे कॉमियंस रहते हैं। उड़ने के लिए तैयार होंगे, यानी नई चीज को सीखने के लिए तैयार होंगे। तो आज निको भी आए हैं, इंपॉर्टेंट ये तो रहा ही नहीं, क्या लाए हैं। तो फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डेथ ऑफ अ पार्टनर। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग 301 कोड है अपना सीयूटी का, ये तो अपने को पता ही है। अब इसके अंदर क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में। देन एडिशनल एडजस्टमेंट्स, यहां पे खूब सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो नए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कुछ तो सारे पुराने हैं, तो वो तो हम रिपीटेटिव नहीं है, वो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसकी तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। इस चैप्टर में पर्सनल अकाउंट के हिसाब से आता है, यानी कि एक जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा या डिसीज पार्टनर होगा, उसके बेसिस पर एंट्रीज होती हैं। तो यहां पर सिंगल पर्सन को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये छोटा सा माइनर चेंज रहता है। बाकी हमने एडमिशन रिटायरमेंट में जैसा किया है वैसे का वैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली तो रिटायरमेंट का रिपीटेटिव है, इसलिए कई लोग रिटायरमेंट एंड डेथ एक साथ ही पढ़ाते हैं। पर मैं मानता हूं कि थोड़ा अलग पढ़ाना सही रहता है, इसलिए ये अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसके बाद आखिरी है अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां से ये पता चलता है कि भैया आपने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, और फिर वहां पे आप मुझे स्कोर भी बताते हो, जो कि काफी अच्छा लगता है। अब जो रघुवरी रीत चदा चली आई वाला पॉइंट है कि भैया जिन जिन लोगों के कमेंट्स आए थे उन सब के मैं कमेंट्स पढ़ के बताता हूं आपको। देखिए, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि कुछ लोगों ने आंसर सही दिए, कुछ नहीं, सॉरी मैं कुछ कह रहा हूं, ओह माय मिस्टेक। सबके सब लोगों ने ही आंसर सही दिए, जितनों ने भी इसमें आंसर दिए हैं, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। सबका आंसर सही था, फिर भी मैं लेकर तो आ गया हूं। बाकी किसी ने कोई डाउट और ऐसा कुछ पूछा नहीं है। ये पूछा है विल यू टेक द मैथन क्लासेस, तो यार ये तो अभी उसके बाद ही बताएंगे, पहले ये काम हो जाए, है ना। ओके, बट आई हैव जेन्युइनली सॉल्व दिस सर। ओके, नैन्सी जी ने कहा है कि थोड़ा टाइम लग गया लेकिन जेन्युइनली सॉल्व दिस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बाकी और ऐसी कोई चीज थी नहीं। ये सारे चैप्टर्स कब तक हो जाएंगे नैन्सी जी? ये धीरे धीरे होंगे, हर दूसरे दिन आ रहा है, तो समझ के चलिए। जैसे डेथ है, फिर डिसोल्यूशन है, फिर शेयर कैपिटल है, फिर इशू ऑफ डिवेंचर है, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। देन उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद एनालिसिस है, फिर टूल्स है। देन उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो है, फिर कैश फ्लो है, और फिर एनपीओ है। ठीक है, तो जो भी लोग ये पूछे एनपीओ कब कराओगे, तो ये सारा सीक्वेंस मैंने आपको एक साथ बता दिया। एक दिन गैप के एक दिन पर आ रहा है, तो आप इसके हिसाब से डेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब होता क्या है कि कभी मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी आ गई, अब हम एक की जगह 2 दिन का गैप हो गया, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इसलिए डेट्स से बताई नहीं जाती, बट नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी सबने आंसर सही दिए यार, वाह कितने प्यारे हो, कितने औसम हो आप लोग। वेरी गुड, लव यू ऑल, वेरी वेरी गुड, है ना। मुझे ये जान के काफी खुशी हुई। हालांकि मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, ताकि अगर किसी को देखना हो तो वो यहां से चेक कर लेंगे, पर सबने सही किया, तो मुझे उम्मीद है कि सबको बनता ही था। चलो तो फिर इसी बात के साथ आज का जो शहर है उसके अंदर जो मोहल्ले हैं उसको घूमा जाए, देखा जाए, फील किया जाए, ताकि हम कॉमर्स की दुनिया में आगे बढ़ते जाएं। चलिए, तो देखिए, ये हमारे पास पुराना क्वेश्चन था जिसमें XYZ वो पार्टनर्स थे, इनके पास हमारी कैपिटल गिवन थी, फिर उन्होंने हमें कुछ प्रॉफिट दे रखा था, कुछ रिजर्व्स हैं हमारे पास थे, तो हमें उनको बांटना था। बस बेसिक पॉइंट क्या था कि एक ही था कि भैया ये 28,000 जो है ये आपको पे करना पड़ेगा। तो जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था 14 नंबर का, ये कौन सा था, 15 था, हाँ 14वें नंबर का जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, सेम टू सेम था, बस एक पेड वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था। इंपॉर्टेंट ये था कि ये आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का बनाया जाए तो हमें क्या करना होता था भैया, हम ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, देन उसके बाद जो जो प्रॉफिट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, सब बांट दो। अगर लेट सपोज कभी यहां पे डेबिट बैलेंस आ गया, अगर इस क्वेश्चन में कहीं डेबिट बैलेंस आ गया तो उसको माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बॉस? जो आ रहा है प्लस, जो जा रहा है माइनस। फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बचेगा जो कि आपको पे करना होगा। तो उसमें हमने जो पार्टनर जा रहा है, क्योंकि हमसे वाई का पूछा गया है, तो वाई को हमने 28,000 पे किया है, तो बचे 1,10,000। तो ये हमारे पास एक आंसर होगा जो कि सभी ने सही बताया। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल था। चलो तो फिर अब आज का कारोबार शुरू करते हैं। तो आज की बारी में सबसे पहली चीज क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर ओवरव्यू में हम क्या समझने वाले हैं कि जाहिर सी बात है यहां भी एकदम रिटायरमेंट की तरह ए, बी और सी 3 पार्टनर्स होंगे। 3 पार्टनर्स में लेट सपोज सी जी चले गए। अब यहां पर जो चेंजेस हैं वो क्या है, 3 2 2 ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे चेंज क्या है कि सी बताकर नहीं जाएंगे, है ना। किसी को पता थोड़ी होता है कि कब वो जाने वाले हैं। भगवान जी का बुलावा आया, चल दिए जय सिया राम कहकर। तो यानी कि सी कभी भी जा सकते हैं। अगर ये कभी भी जा सकते हैं तो बस यही इसमें एक डिफरेंस है, कभी भी जा सकते हैं। तो बस यही यहां पर क्या है, प्रॉब्लम की पॉइंट है कि यहां पर थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है वो इसी पॉइंट पर आ रहा है। यानी कि जब ये कभी भी जाएंगे, तो जब भी ये जाएंगे तो यानी कि इसमें हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि यहां हमें सर्टेनिटी नहीं है,
जब हम रिटायर हो रहे होते हैं तो उसमें भी डेट अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि हमारे को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ऐसे दिए गए कि हाँ भैया इस तारीख को रिटायर हो गए हैं, ये ऐसी डेट है वैसी डेट है। पर यहां पर क्या होता है कि हमारे लिए टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, है ना। हमें प्रॉफिट क्या होता है एग्जैक्ट नहीं पता होता, इसीलिए इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं उसको, हमें प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं पता होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। याद है आपको। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के लिए हमें उनका हिस्सा चाहिए होता है कि भैया उनका हिस्सा कितना है, तो इसीलिए जब भी ईयर खत्म हुआ उससे लेकर जब तक वो रहे तब तक के बीच का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है और वहां पर मंथ कैलकुलेशन होने लगती है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें भी मंथ कैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा भैया क्या वो जो गुडविल वाला पॉइंट है उसमें मंथ कैलकुलेशन होगी? जी नहीं, गुडविल में मंथ कैलकुलेशन नहीं होती। उसका तो सीधा साधा पॉइंट है कि भैया आपने कैसे दिया, क्या आपने दोनों को दिया, मतलब पहले तो एक को या फिर आपने, अगर मैं दूसरे कलर से बना दूं, किस कलर से बनाऊं, रेड कलर से, यहां तक तो दोनों आए फिर आधा इसको और आधा इसको दिया, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसा कहेगा। भैया इसमें जो रेशोज हैं क्या वो रिटायरमेंट जैसे ही होते हैं? जी हाँ, अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल वैसा ही निकालना होता है क्योंकि केस तो सेम ही है। भैया जी या तो सी जा रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों ही केस में सी अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़कर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये गुडविल के लिए हकदार हो जाते हैं। तो गुडविल की एंट्री क्या भैया वैसी होगी जैसे रिटायरमेंट में होती थी? जी हाँ, बस यहां पे रिटायरिंग पार्टनर वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर। क्या वर्ड आ जाएगा? डिसीज्ड पार्टनर, यानी जो कि ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और क्या बचता है भैया इसके अंदर? बाकी भैया रिजर्व का केस है, तो हाँ भैया रिजर्व तो वैसा ही चलता है। कैसा भैया? ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। अच्छा, इसमें भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। जी हाँ, प्रॉफिट है वो भी क्या होगा भैया, वो भी ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, लेकिन कौन सा वाला प्रॉफिट? नॉर्मल वाले केस का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वाला जो प्रॉफिट होता है। लेकिन जो साल के बीच का प्रॉफिट आएगा वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे डेथ का केस था। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा तो डेट के हिसाब से कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पता ही है ना, मंथ के हिसाब से कर लेंगे। डेज भी हो सकते हैं, डेज में हमें 365, अगर लीप ईयर है तो 366 लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इस चैप्टर में मोस्टली हम क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा होगा इन्हीं का हमारे पास एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि ये तो चले गए, तो अगर ये चले गए तो जो भी एग्जीक्यूटर होगा उनका अकाउंट बनाया जाता है ना। बस इतनी सी बात है इस चैप्टर में, बाकी तो कुछ है नहीं। लीगल हेयर्स भी बोल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हमसे कहेगा। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं, जो वो हमसे कहेगा हम कर देंगे। ठीक है, जो भी अकाउंट की हेडिंग बोलेगा। बेसिक पॉइंट ये है कि सिंगल पर्सन का निकालना पड़ जाएगा, तो इनका हिस्सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इनके हिस्से से डिवीजन होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, सब सेम है, जो कि हमने रिटायरमेंट में भी पढ़ी है, एडमिशन में पढ़ी है, वैसा ही चलेगा। चलो भैया जी, इसको तो अपन ने समझ लिया, पर थ्योरी में भी थोड़ा देख लेते हैं। मैंने कहा ओके देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ, जब डेथ हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी क्या? ऑफ कोर्स पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी। वर्ड देखिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी क्या? ऑफ कोर्स होगी। डेथ हो गई है, रिटायर हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, डिसॉल्व होगी। लेकिन हाउएवर द फर्म विल कंटिन्यू अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर चलते रहेंगे क्योंकि फर्म चल रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर चलते रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो पार्टनर्स हैं और उसमें से एक भगवान जी के पास चले गए तो क्या फर्म डिसॉल्व होगी? ऑफ कोर्स होगी ना, क्योंकि पार्टनरशिप में दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर दो ही लोग थे और एक पूरे हो गए तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी और फर्म भी डिसॉल्व होगी, जब तक कि अगर वो नया पार्टनर ना लेकर आ जाए, अदरवाइज तो डिसॉल्व होगी। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है। अब यहां पर हम ये नहीं कहते कि रिटायरिंग पार्टनर देकर जा रहा है, हम ये कहते हैं कि भैया जी एक्वायर किया जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, क्योंकि वो बोलकर थोड़ी गए, वो तो चले गए। अब चले गए तो उनका हिस्सा हम किसी और को थोड़ी देंगे, हम पहले अपने आप में बांटेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें इंग्लिश का डिफरेंस है, वरना अर्थमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करते वही है जो रिटायरमेंट में करते हैं। देन the firm is going to be reconstituted among the continuing partners. The retirement of a partner is often planned and take place at the time of close of accounting years. The death of a partner take place at any point of time. यही इसमें डिफरेंस हो जाता है कि किसी भी समय भगवान जी का बुलावा आ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मंथ की कैलकुलेशन कुछ जगहों पर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नाउ on the death of a partner, the legal heirs of deceased partners are entitled to all the rights which have been given in respect of retirement of a partner. जाहिर सी बात है, जो भी उनके लीगल हेयर्स है उनको वो सारे राइट्स हैं जो भी उस पार्टनर के थे।
अच्छा भैया यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर भैया जी उस पार्टनर की डेथ हो गई थी और लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था, तो आप खुद से सोच के देखिए, रूल्स तो अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि जो भी उनकी कैपिटल्स होंगी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनके नाम पर होगी, वो सब बिक जाएगी। ये सच है। नाउ अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर, अमाउंट जाएगा। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये भी जाएगा। लॉस भी वर्ड है, ध्यान दीजिए, लॉस भी वर्ड है, लॉस होगा तो डेबिट साइड जाएगा। पॉइंट तो इतना ही है। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, अगर वहां से कुछ आया तो जी हाँ, वो प्रॉफिट भी बटेगा। ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हुई थी तब तक तीनों ही पार्टनर ओल्ड ही थे। जो रिटायरमेंट में मैंने आपको बार बार बोला था, शेयर इन गुडविल, गुडविल बटेगा। जाहिर सी बात है, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हो या रिटायरिंग पार्टनर देकर जा रहा हो, भैया हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आपको डिसीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल भी लानी पड़ेगी। सिंपल है, ठीक है, रिटायरमेंट वाली कॉन्सेप्ट है। अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो एग्जीक्यूटर के एंटाइटल ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल आइटम्स, कुछ एडिशनल आइटम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया जी यहां पर हालांकि कमीशंस और सैलरी में भी मंथ की कैलकुलेशन हो सकती है, तो यहां पर आपकी मंथ की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? मंथ्स की कैलकुलेशन। जो भी मंथ्स बनेंगे 6, 7, 8, 5, 3, 2 या डेज 73, 40, तो यहां मंथ / डेज लिख देता हूं मैं, मंथ और डेज, ठीक है। तो जो भी बनेगा तो वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टिल डेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? P&L सस्पेंस। याद आया आपको? मैंने हमेशा बताया था, पता नहीं 11 तो मतलब आपने देखा है कि नहीं, मैं हमेशा मानता हूं कि जहां पर कोई काम ना है वहां संकट मोचक सस्पेंस अकाउंट बुलाएं। तो बस यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है। बेसिकली सस्पेंस वर्ड क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते कि जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम प्रॉफिट क्या हो रहा था। हम एक नोशनल वैल्यू लेकर चलते हैं, जो भी हमें कैलकुलेशन कहेगी, नहीं जैसा क्वेश्चन हमसे कहेगा कैलकुलेट करने को, उसके हिसाब से, इसीलिए इसका नाम P&L सस्पेंस बोला जाता है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको टिल डेट देनी पड़ेगी। ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी होगी तो वो भी आपको टिल डेट के हिसाब से देनी पड़ेगी। सैलरी कमीशन अगर क्वेश्चन आपको दे रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। अब इमेजिन कर लीजिए भैया, जो जो चीजें देनी है, बैलेंस तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगी, कमीशन आएगा, प्रॉफिट में हिस्सा आएगा, प्रॉफिट में हिस्सा P&L सस्पेंस के हिसाब से रिवैल्यूएशन का हिस्सा आएगा, गुडविल का हिस्सा आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। पे क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या कोई लॉस हो गया, चाहे वो रिवैल्यूएशन पर हो, चाहे कंपनी के प्रॉफिट के जब उनकी डेथ हुई उस टाइम पे कोई लॉस हो, सबका सब बटेगा, ठीक है, सबका सब बटेगा। नाउ अब कुछ आइटम्स क्या बोलते हैं, वो आइटम्स का, अच्छा इसी के अंदर आ जाएंगे जो डिलीट होने वाले आइटम्स, वो हम फॉर्मेट में भी देख लेंगे एक बार। चलिए यहां पर देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, सेम स्टोरी है, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ चैप्टर। मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ चैप्टर बोल दिया मैंने, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो इसमें था वैसा ही होना है, कोई भी चेंज नहीं होना, ठीक है, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में वैसा ही होना है। अब बस यहां पे क्या बोलते हैं? एक्वायर वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको निकालनी है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी कंप्यूटेड इन द सेम मैनर एज इट इज कंप्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। बस अंतर क्या है? ओल्ड प्रॉफिट प्लस गेनिंग रेशियो की जगह हम वर्ड यूज करते हैं एक्वायर्ड शेयर, क्योंकि अब ये गेन नहीं कर रहे, एक्वायर कर रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो बोल कर नहीं गए, वो बिना बोले चले गए, तो भैया उनका हिस्सा हमने रख लिया अपने पास, एक्वायर कर लिया, ले लिया, ठीक है। बस वर्डिंग्स का अंतर है, बाकी तो सेम भैया, ओल्ड रेशियो प्लस गेन हो रहा है इनको, इसलिए गेनिंग रेशियो प्लस करेंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते नहीं है, अगर आएंगे तो रिटायरमेंट में जो हमने किया है सेम टू सेम करना है, कहीं कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोनों चैप्टर्स को एक ही साथ रखा जाता है, बट मैं मानता हूं कि अलग अलग ही बताना चाहिए, क्योंकि थोड़े से एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ी सी थिंकिंग हमें डिफरेंट रखनी पड़ती है, ठीक है, थोड़ी सी। नाउ एडिशनल एडजस्टमेंट्स, यानी हमारा सेकंड टॉपिक, एडिशनल एडजस्टमेंट्स नीडेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर आर। कौन कौन से एडिशनल एडजस्टमेंट हैं जो हमें जरूरी होते हैं जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे होते हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जैसे मान लीजिए आपकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च 2021 को, यानी कि अगला साल शुरू होगा 1/4/2021 को। लेट सपोज अब ये डेथ कर गए 30
9/21 को। तो ये जो इसके बीच में जो भी अर्न किया है या लॉस इनकर्ड किया है ये भी तो मिलेगा ना, बस इसी का लिए हम निकालते हैं। तो हमें जब पीरियड शुरू हुआ उससे लेकर डेट जब तक उनकी डेथ नहीं हुई है उसके बीच का भी हिस्सा उनका बनता है तो वो उनको मिलेगा। ठीक है। नाउ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी असर्टेन्ड ओनली व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड ऑन द डेट। जब बुक क्लोज होगी तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा। इट इज सर्टेनली अ इनकन्वीनियंट मोड, सो द पार्टनरशिप जनरली प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट शेयर्स टिल द डेट ऑफ पार्टनर may be ascertained on the basis of last year's average profit either on time basis or turnover basis. The entry shall be passed like this. यानी कि देखिए अगर मान लीजिए क्लोज हो उसी दिन बुक तो हमको पूरा एग्जैक्ट पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं होगा क्योंकि भैया क्लोज कर देना बुक फिर दोबारा ओपन करना बहुत बड़ी बात है, ये इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या कर लेते हैं, एजम्पशन लेकर कुछ काम कर लेते हैं कि भैया टाइम के बेसिस पे देख लो, टर्नओवर के बेसिस पे देख लो, या प्रीवियस हिस्ट्री देख लो, एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर देख लो, इनके बेसिस पर जरा चेक कर लो कि क्या प्रॉफिट बन सकता है, बस उसके हिसाब से हम देख लेंगे। फिर जब 31 मार्च को आपकी बुक क्लोज होगी तब अपन रियल एडजस्टमेंट कर लेंगे, तब तक के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रहता है। ठीक है। नाउ अब जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप बना रहे हो, ठीक है, तो आपने एक प्रॉफिट अर्न किया होगा जब तक कि वो डेथ कर गए तब तक के लिए आपने एक प्रॉफिट निकाला। अब ये प्रॉफिट आप किसको दोगे, डिसीज पार्टनर को दोगे, तो ये प्रॉफिट अब क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहलाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या होगा, कम होगा, उठ के किसको जाएगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी कहानी है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस। तो फिर ये बनते जा रहा है, हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास एंट्री होती है कब, जब कोई भी चीज चेंज ना हो रही। कौन सी चीज चेंज ना रही हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली एंट्री चलेगी। अगर रेशियो चेंज हो रहा होगा तो हमने पढ़ा हुआ है एडजस्टमेंट रिकंस्टिट्यूशन के टाइम से ही, क्या, जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग की जगह डिसीज पार्टनर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एंट्री में डेबिट साइड है, अगर ये एंट्री में कहां पर है, डेबिट साइड है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये कहां पर जाएगा, एसेट साइड पे दिखाई देगा। ये कहां पे दिखाई देगा, एसेट साइड पे दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहां जाता है भैया, लायबिलिटी, एसेट्स या नेट प्रॉफिट या कहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा ये एसेट साइड पर जाता है। ठीक है, आपके लिए एसेट होता है। नाउ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर एंड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हट जाता है और पीएल एप्रोप्रिएशन आ जाता है। हटेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए डेबिटेड बोला गया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड, यानी कि यहां पर तो आपने डेबिट किया है सस्पेंस अकाउंट को, फिर आप खत्म कर दोगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। पर ये हमको सिखाई नहीं जाती है, हमसे पूछी भी नहीं जाती है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आपको आगे के लिए ध्यान रखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कोई भी अकाउंट वैसे भी हम समझते हैं अगर किसी भी अकाउंट को खत्म करना होता है तो अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि हम मैथ्स की उसमें तो है नहीं कि मिटा दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज डेबिट की हुई है उसको क्रेडिट कर दो, बस पॉइंट इतना सा है। तो भैया जी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या था, डेबिटेड था, अब यहाँ पर क्रेडिटेड हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन आपने वो पैसा निकाल लिया। ठीक है, एप्रोप्रिएट करके उनको दे देंगे, सिंपल सा पॉइंट, डन। चलो अब अगर मान लीजिए भैया, अगर मान लो भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप देखोगे तो लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या है, नाम में अंतर है, क्योंकि अब रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, डिसीज पार्टनर है, बस इतना ही है। बाकी लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, रेशियो निकालने का तरीका सब कुछ सेम है। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब ईयर खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होल प्रॉफिट ऑफ अ ईयर इज शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए क्योंकि उन्होंने यहीं पर आपको नए जो जाने वाला पार्टनर है उसको निकाल के दे दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट बनेगा वो क्या होगा, वो आपके जो नए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उन्हीं में शेयर होगा। हालांकि इससे क्वेश्चन आने का चांस तो नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट रिटायर्ड डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल गो टू द continuing partners in their gaining ratio if the profit sharing ratio is changed।
और ये कब होगा? तभी होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो यानी उसका मिलने वाला हिस्सा इनको जा रहा है, तो आपको ये एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है जैसा अपन ने किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइम बेसिस। जब मैंने आपसे प्रॉफिट की बात की तो अब मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, कोई और पुराना तरीका जो क्वेश्चन कहेगा, और टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पर भी निकाल सकते हो। टाइम बेसिस का मतलब है कि आपको टाइम से करना है। तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ डिसीज पार्टनर क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ, जो भी प्रॉफिट आया फर्म का टिल डेट ऑफ डेथ, और उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ डिसीज पार्टनर्स। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन गेम खेलता है। क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहे कि पूरे साल का दे दिया भैया, इसका 7 महीने का तुम निकालो, तो वो टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, तो ये टाइम बेसिस कहलाता है। इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट एक्योर ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड आइदर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फ्यू ईयर्स, और मे बी टेकन एज बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिसीज पार्टनर। इट इज कंप्यूटेड एज, यानी कि क्वेश्चन आपसे कुछ भी कह सकता है। वो कह सकता है भैया लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट है उसको बेस ले लो, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको बेस ले लो, या कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट है उसको बेस ले लो। क्वेश्चन आपसे कभी भी कुछ भी कह सकता है। तो जो भी प्रॉफिट आपका आएगा उसमें आपको उसका हिस्सा निकालना। ये जो प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट के थ्रू भी निकल सकता है, यही आपको समझना है, या फिर ये लास्ट ईयर क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से भी निकल सकता है, या क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि लास्ट मंथ की सैलरी को ही बेस ले लो, तो भैया जी लास्ट मंथ की सैलरी को बेस लेके निकाल देंगे, लास्ट मंथ प्रॉफिट, सैलरी कह रहा हूं मैं, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे हम प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर इनटू प्रॉफिट जो भी डिसीज पार्टनर है उसका हिस्सा निकालेंगे और उसको दे देंगे। ये किस में था? टाइम बेसिस। ऐसे ही टर्नओवर बेसिस होता है, इसमें सेल्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है। व्हेन अ बिजनेस इज सीजनल, जब बिजनेस सीजनल होता है इन नेचर, प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। तो फिर भैया प्रॉफिट यूनिफॉर्म नहीं रहते। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो हम टाइम बेसिस के हिसाब से निकालेंगे, पर अगर यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, कोई सीजन भी होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ऐसे केस में आप सेल्स के बेसिस पर देखते हो। टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, द प्रॉफिट एंड सेल ऑफ लास्ट ईयर, firm's profit computed on the sale basis and therefore share of profit of deceased partner is computed as। जैसे आपको प्रॉफिट अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। टिल डेथ का मतलब है डेट, जो डेट आ रही है वो, डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। तो आपने सेल्स ऑफ लास्ट ईयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी प्रॉफिट था लास्ट ईयर का सेल्स के बेसिस पर इनटू इस बार की सेल्स, उसको लेके आपने एक प्रॉफिट निकाल लिया। वो प्रॉफिट आपके पार्टनर्स के पास चला जाएगा। अब ध्यान रखना कि यहां पर भी हिस्सा निकाला जा सकता है अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो। अगर आपने उस क्वेश्चन ने कहा कि नहीं भैया जी ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ये सिर्फ उसी पॉइंट के हिस्से पर है, मतलब उसी पार्टनर के लिए ही है या पार्टनर के हिस्से का ही है, तो फिर आपको हिस्सा नहीं निकालना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर जाने के बाद आपको पार्टनर का हिस्सा भी निकालना पड़ता है। जैसे 3/10 के लिए आया तो 3/10 करोगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आएगा उस पीरियड में फर्म का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो डिसीज पार्टनर है उसका भी हिस्सा निकालना पड़ता है। ठीक है, डन है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा, है ना? हालांकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स पर। भैया जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट वही है जो पहले था। अगर मान लीजिए ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें कि डिसीज पार्टनर भी ओल्ड पार्टनर होगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। अगर मान लीजिए भैया जी गुडविल का हिस्सा है तो उसकी एंट्री वही है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि वैल्यूड करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा? ऑलरेडी डिस्कस्ड। बस इस केस में क्या होगा, जो हमने पहले किए थे कि भैया अगर रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं आया तो तीनों पार्टनर में बटेगा, क्लेम आया लेकिन कम आया तो जो क्लेम आया वो तो लायबिलिटी चली गई, लेकिन बाकी जो पैसा बचा वो तीनों पार्टनर में बटेगा। अब जो लायबिलिटी चली गई, क्या उसमें डेथ वाले का कोई रोल है? नहीं है, समझ रहे हो? तो जो बचा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, भैया जी अगर क्लेम बहुत ज्यादा हो गया तो
तो भैया क्लेम बहुत ज्यादा हो गया तो भैया जी किसी को नहीं मिलेगा, उल्टा लाना पड़ेगा। अच्छा भैया लाना पड़ेगा तो ऐसे केस में जो पार्टनर है जो जिसकी डेथ हो गई उसको भी लाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। अगर आप उस टाइम पे डेथ के मतलब जब भी आपका क्लेम हुआ उस टाइम तक अगर आप जीवित थे तो करना पड़ेगा। अगर आप डेथ करके उसके बाद कुछ हुआ तो फिर उसमें आपका हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि डेथ तक तो आपकी एंट्री हो जाएगी ना, आप फुर हो जाओगे, आपका अकाउंट भी फुर हो जाएगा, आपका अकाउंट फिर लीगल है उसके बाद चला जाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि डेथ के बाद अगर कुछ होता है तो उसका कोई रोल नहीं है, डेथ से पहले होता है तो ऑफकोर्स रोल है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी ऐसा ही है, ऑलरेडी डिस्कस, जैसा हमने किया हुआ था वैसा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको 2-3 बार किया हुआ है डिस्कस, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। जो भैया होता था एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, अगर एसेट डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड। तो जो एंट्रीज हमने की हुई थी, फिर अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई डेबिट, सेम टू सेम वैसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें सिंगल इंडिविजुअल पार्टनर बनाया जा रहा है, तो आपको बार बार याद रखना है भाई उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, भाई उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। जो मिस्टेक इनके क्वेश्चंस में होगी आप हिस्सा निकालना भूल जाओगे, क्योंकि हमको हैबिट है कि भाई तीनों का हिस्सा हो तो हम निकाल लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं टोटल को ही लिख देते हैं। तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो यहीं पर होंगी, पर अगर आपको याद है कि भैया डेथ का सवाल है उसका हिस्सा आएगा, उसका हिस्सा आएगा, जो भी चीज आएगी वो टोटल फर्म की होगी, इसमें जो भी पार्टनर डिसीज हुआ है उसका हिस्सा निकालोगे तब जाके उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बस ये याद रखना है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर इज प्रिपेयर्ड इन द यूजुअल मैनर एज इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फॉलोइंग कम्स इनटू इट, जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल क्रेडिट साइड पर आएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये आपके हिस्से में आएगा, रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पर है, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे है, शेयर ऑफ गुडविल ये आएगा। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसीज पार्टनर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल आइटम्स, जो हमने पहले पढ़े वही है, बिगिनिंग में ये आएगा, कैपिटल आएगा, ड्राइंग्स आएंगे, सैलरी कमीशन ये सब आएगा। अब देख लीजिए डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारे पुराने वाले हैं जो हमने पहले पढ़े हुए, बस इसमें क्या आप इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, इसको आपको समझना है। तो देखिए जो जो चीज आने वाली है वो सब इस तरफ, जो जो ऐड होगा, जो जो ऐड होगा सब इस तरफ। तो देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट होगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर वाले होंगे वो इधर आएंगे, पैसे इनके में जाएंगे शेयर ऑफ गुडविल के लिए, या पीएनएल सस्पेंस का जो प्रॉफिट होगा वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, यही इसमें डिफरेंस भी है। अगर रिटायरमेंट और इसमें देखा जाए तो मेजर जो डिफरेंस है वो इसी का ही है, ठीक है। अब माइनस होने वाली चीजें, यानी कि अगर लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया तो गुडविल अगर मान लीजिए रिटर्न ऑफ हो रही है ओल्ड वाली तो ड्राइंग्स हो गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया तो फिर जो बचा हुआ होगा बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा। अच्छा भैया बैलेंसिंग फिगर इधर लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्या डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता? हो सकता है, नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यही है, वरना कॉन्सेप्चुअली हमेशा याद रखना कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी लॉस आ सकता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो फिर वो इधर आ जाएगा, तो हम उनके यहां से लेंगे भैया, उनके यहां से पैसा मंगाया जाएगा, समझ रहे हो, जो भी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई भैया, तो अगर मान लो भैया फर्म को बहुत लॉस है और उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर फर्म को वो लॉस झेलना पड़ेगा, फिर हमारा गारंटर वर्सेस मनी रूल भी आ जाता है वैसे देखा जाए तो, कि भैया जी वो जो लॉस है वो तो पे करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो डेथ कर गए तो भाई लॉस भूल गए, फिर बाकी पार्टनर्स देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, बाकी पार्टनर्स देंगे, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बहुत सिंपल सी चीज है भैया, सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम रिटायरमेंट की तरह है, बस दिक्कत क्या है यहाँ डेथ हो गई है तो उसका चक्कर है। तो सेटलमेंट जब आप कर रहे हो, सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ भैया, जाहिर सी बात है आपने यहां देखा होगा ये रहा, अब ये जो पर्सन है एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जब जाएगा ये, तो इनके जो पैसे हैं भैया जी ये लौटाए ना जाएंगे, का लौटाए जाएंगे ना बबुआ, को भी तो लौटाना पड़ेगा। तो ये जो लौटाना है ये कैसे लौटाओगे, पहला आइडिया तो सिंपल है भैया, इसको लोन बना दो, दूसरा आइडिया है भैया कैश या बैंक में पेमेंट कर दो, तीसरा कुछ लोन कुछ कैश एंड बैंक। लोन बनाओगे तो भैया लोन बनाओगे तो लोन अकाउंट बन जाएगा, लोन अकाउंट बनेगा भैया, अगर आपने इनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया होगा तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी भैया, ये हम रिटायरमेंट में सीख चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वहां होती है वही यहां पर भी होगी। अगर कैश में कर दिया भैया तो सिंपल सा पॉइंट, आपका कैश कम हो जाएगा और पार्टनर को आप कैश पे कर दोगे, छुट्टी टाटा बाय बाय, जैसे मैं एंड में करता हूं वैसा हो जाएगा,
ठीक है ना, सिंपल है। अब वही देखो, हम समझ लेते हैं इसको जरा, लिखा हुआ देखने में ज्यादा आसान होता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज कंप्यूटेड एज, कैसे, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट, वहां से टू एग्जीक्यूटर अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स अकाउंट और टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जहां भी कहोगे आप वहां पे वो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। All the above adjustments are incorporated in the capital account of deceased partner and thereafter it is transferred to the open in name of his executors or legal representative. Entry shall be passed like this. यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट होगा, अगर मान लीजिए ए जी की डेथ हो रही है तो ए का कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, एज कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ये जो ब्रॉट डाउन आ रहा है ये एक्चुअली उनका कैपिटल अकाउंट का ही तो बैलेंस है, ये रहा। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, ये बाय वाली साइड है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बस यही यहां पर है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले पैसे वहां ट्रांसफर होंगे कैपिटल के जो भी होंगे, ठीक है, उनका अकाउंट अलग से बनेगा। डन। चलिए अब इनको पेमेंट के तरीकों को भी देखेंगे। नाउ द अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर इज आइदर पेड इन कैश, और बैंक भी इसी में आ जाएगा, और इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। या तो भैया जी इसको कैश में पे किया जाएगा या तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में करने का मतलब है कि लोन अकाउंट बनाया जाएगा, इसीलिए कहां दिखाई देगा, लायबिलिटी। भैया ये क्वेश्चन टिक कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कहां दिखाया जाता है, भैया जी लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है इजी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसलिए मैं रेड तो मार्क कर ही देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे बस। वरना मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे कॉमियंस ने दिल खुश कर दिया, मेरा आखिरी क्वेश्चन का आंसर सभी ने ही सही दिया, तो अच्छी बात है, यानी कि हमारे कॉमियंस तो तेज है। नाउ इट इज देन पेड इन द वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर मान लीजिए आप लोन बनाते हो तो जाहिर सी बात है आप वेरियस इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, इंस्टॉलमेंट में अगर पे करोगे तो भैया इंटरेस्ट भी आएगा, इसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे आप इसको एडजस्ट करोगे, तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए भैया जी एग्जीक्यूटर अकाउंट है तो या तो आप कैश या बैंक में पे करोगे, अगर आपने पेमेंट कर दी तो। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको याद रखना है सेक्शन 37 वाला पॉइंट, एक हमारे पास सेक्शन 37 का पॉइंट था। क्या पॉइंट था, बोल दो बोल दो बोल दो, अगर यहां तक पहुंच गए तो मुझे उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा कि भैया अगर सेक्शन 37 देखा जाए और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो 6% है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो, या फिर जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया था उसमें उनकी कैपिटल में जो भी बचा हुआ है, सॉरी लोन कैपिटल नहीं कहेंगे, लोन में से जो भी हिस्सा बचा हुआ है टोटल अपॉन लोन जो हिस्सा बचा हुआ है अपॉन टोटल इनटू जो भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो जाएगा, टोटल कैपिटल की बात हो रही है, तो वो जाएगा और फिर वो उनको मिलेगा। यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज किया जा सकता है। नोट, इफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट हिज लीगल हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 6% पर एनम अनलेस अग्रीड अदरवाइज। अगर कुछ और रेशियो कहा गया तो फिर तो जो कहा गया वही है, जो कहा जाएगा डीड के हिसाब से वो तो वही है, नहीं कहा गया तो 6% है। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय यूजिंग डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, द एग्जीक्यूटर में ऑप्ट एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस एज पर सेक्शन 37। तो इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन ये चूज कर सकते हैं। तो जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था सेक्शन 37, याद रखिएगा वो सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा डेथ के केस में भी। ठीक है, सेक्शन 37 मुझे लगता है नया पॉइंट है तो एमसीक्यू यहां से आना चाहिए, आज नहीं तो कल आएगा परसों आएगा, लेकिन आना जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नाउ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। सबसे पहला, इसको जरा कलर करूं, डार्क कर दूं, मैं ब्लैक कर दे रहा हूं। अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स कैन बी पेड इन टू वेज। सबसे पहला तरीका है भैया वन टाइम लमसम पेमेंट कर दो आप, तो उसमें भैया आप कैश से पेमेंट करोगे, जाहिर सी बात है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन आपसे कह रहा होगा। लेकिन अगर आप लमसम में पे नहीं करोगे, इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो सबसे पहले तो भैया एग्जीक्यूटर अकाउंट को लोन अकाउंट में कन्वर्ट करो, तो एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि मुझे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, अदरवाइज कोई और लाइट कलर है, व्हाइट यहाँ लिखा हुआ है, येलो पे चलाऊं, ठीक है, यहाँ पे येलो भी चमक जाएगा। फिर अगर आप लोन अकाउंट बना रहे हो, चुकता नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट भी आएगा, तो देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। फिर जब भी आप इसका पेमेंट करोगे कैश या बैंक से, तो दोनों बार इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों अमाउंट पे करोगे, तो एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट आपका कम हो जाएगा और बैंक या कैश जो भी होगा वो आपके पास से चला जाएगा। नॉर्मली आप बैंक से एंट्री करते हो, इसलिए यहां बैंक से एंट्री की गई है। डन है ना, सिंपल है। तो ये तरीका है भैया जी, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, पर ये तरीके आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनने के चांस हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो भैया ये सेम है, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं एक लोन अमाउंट होगा जिसको आप एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कहोगे। लेट सपोज 1 लाख है। आपसे कहा जा सकता है कि भैया पेड इन 5 इंस्टॉलमेंट, पेड इन 5 इंस्टॉलमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय भैया कर दो 5, मैंने कहा ओके 20,000, यानी कि ये आपकी हो गई इंस्टॉलमेंट प्राइस। पर जब तक आप 20,000 नहीं पे करते हो तब तक जो रिमेनिंग बचता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका 1 लाख बचेगा तो 1 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, अगर कुछ और एग्रीड नहीं है तो लेट सपोज अगर 6% ही लगा रहे हैं अपन तो 6,000 रुपए। तो भैया जी ये जब पेमेंट आपकी होगी तो 20,000 प्लस 1 लाख पे 6% यानी कि 6,000, यानी कि टोटल आप कितना पे करोगे 26,000 फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये पेमेंट कैसे होगी, बैंक से होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये सब पूछ सकता है। फॉर्मेट में तो हम बनाना सीख ही चुके थे, पर हमें फॉर्मेट तो बनाना नहीं है, इसलिए मैं अब आपको ऐसे भी दिखा दे रहा हूं। या फिर भैया जी ये तो फर्स्ट ईयर की केस हो गई। अगर भैया सेकंड ईयर हुआ तो भैया सेकंड ईयर में अब बैलेंस कितना बच जाएगा, तो इसमें से 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे। फर्स्ट ईयर का 20 हमने पे कर दिया ना, तो अब बचा 80,000। तो सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा 6%। बाकी आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो हमेशा सेम रहता है। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेकंड ईयर में कितना रहेगा 20,000 प्लस अब इसका 6% निकालो तो 4,800, यानी कि इस ईयर कितना पे करना पड़ जाएगा 24,800। फिर वही है, फिर अगले साल आप करोगे 20,000 और माइनस कर दोगे तो 60,000, उस पर फिर 6% यानी 36, तो 20,360 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि आप देखोगे तो इसमें सिर्फ पीएनएल सस्पेंस के अलावा बाकी सब चीजें हलवा है, बाकी सब चीजें रिपीटेटिव हैं। पर मैंने अलग से बताया ताकि थोड़ा सा एक माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा डेथ का केस होगा तो सिंगल पार्टनर का पॉइंट है, कैपिटल अकाउंट पहले जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने रिटायरमेंट हमने ढंग से पढ़ा है, आपने सारे आंसर्स भी दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ बन ही रहा होगा। इसमें भी हमें यही करना है कि पहले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जितने भी आप सही करो बता दो ताकि सही रहेगा, और जो भी गलत हुए प्लीज उसका नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, तो चलो फिर शुरू करते हैं क्या 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 क्वेश्चंस का कारवां। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बार आप लोग कितने सही करते हो। चलिए, तो सबसे पहला तड़कता भड़कता सवाल हमारे पास आ चुका है। क्या कह रहा है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ हिज डेथ। कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है प्रॉफिट के केस में, पार्टनर शेयर्स इन प्रॉफिट के केस में। तो याद कर लीजिए भैया, प्रॉफिट के केस में पीएनएल सस्पेंस तो आता है। अब चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। अब ये तो है, अब इसमें एंट्री कौन सी होगी, तो खुद से सोच लीजिए। जब आप प्रॉफिट किसी को दोगे तो प्रॉफिट आपका कम होगा, गया 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 गया, कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है, क्रेडिट का आइटम कम हो रहा है और एक क्रेडिट का आइटम बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा आंसर होना चाहिए। तो दिस वन इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को और बढ़ा के क्या कर देंगे भैया, यहां अमाउंट भी दे देंगे, और टफ करना चाहे तो क्या कर देंगे भैया, वो यहां पे एवरेज प्रॉफिट और इसका क्वेश्चन भी दे देंगे। एवरेज प्रॉफिट याद है ना, हमें क्या करना पड़ता था, 3 साल के प्रॉफिट्स होते हैं तो डिवाइड बाय 3 करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो प्लीज कमेंट में बता देना मुझे, ताकि फिर मैं ध्यान रखूं, है ना। वैसे मुझे पता है कि एवरेज प्रॉफिट आप कर चुके हैं और हम एक क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा, है ना, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है भैया जी, तो ये हमारा आंसर डी है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही आंसर में आता है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर मान लीजिए यहां पर बस क्वेश्चन को बढ़ाएगा तो क्या करेंगे भैया जी, हो सकता है टाइम बेसिस भी दे दे या हो सकता है टर्नओवर बेसिस दे दे और फिर आपसे एंट्री पूछे तो यहां अमाउंट भी लिख दे, और तो इसमें ज्यादा कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अमाउंट निकालना हमें आता है, तो हम सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ऑन द डेट ऑफ अ डेथ, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। अब डेथ हो गई है, जो अमाउंट है वो कहां क्रेडिट होती है, क्रेडिट बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से उड़ के फिर जाके एक्जीक्यूटिव अकाउंट। अब देखिए आंसर क्या कह रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स हिज एक्जीक्यूटिव अकाउंट। लो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। हाँ जी, तो ये चैप्टर क्या है, सिंपल है। इससे अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाए
दुई क्वेश्चन भी आ जाए तो वो दुई के दुई आपके सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए। An account operated to ascertain the loss or gain at the time of death of a partner is called। वो कौन सा अकाउंट है, उसको क्या बोलते हैं, जो कि गेन और लॉस, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अगर कोई इसका सही आंसर बता दे तो फिर ठीक है, मतलब अपने आप को थम्स अप दे सकते हैं। वैसे आप जब आंसर बताओगे तो मुझे पता ही चल जाएगा आपने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताओ इनमें से सही आंसर क्या होगा। हालांकि मैंने हिंट दे दिया आपको। देखिए, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, किसी भी केस में अगर लॉस और गेन का निकालना है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो कौन सा अकाउंट ऑपरेट किया जाता है, बताओ बताओ बताओ। क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है? नहीं भैया, ये तो डेथ का केस में आता है, डिसोल्यूशन के केस में आता है, तो यहां तो आएगा ही नहीं। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है? भैया एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया तो जाता है, लेकिन उसमें तो ये सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें तो सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, कैपिटल आएगा, कुछ भी आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, भैया ये ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तब बनता है। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो भैया एक्जीक्यूटर अकाउंट और ये सेम ही हो गए लगभग लगभग। तो यानी कि हमारा आंसर सही क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही एक अकाउंट है जहां पर हम इन चारों में से देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, डेथ के केस में गेन या लॉस निकालते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शंस देखने के बाद आंसर समझ में आता है। जिन लोगों ने भी इसका आंसर सही लिखा है, वेरी गुड। अगर आप पहली बार कर रहे थे और आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ था तो ठीक है, क्योंकि गेन और लॉस सुनते ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटर माइंड में जाता है। बट आप कंफ्यूज, मतलब थोड़ा और कंफ्यूज होगे कि अगर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही कई बार यूज किया जाता है ना। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो गए। आंसर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि गेन या लॉस यहीं पर निकाला जाता है इन चारों में अवेलेबिलिटी में। ठीक है, इन चारों के हिसाब से बेस्ट आंसर कौन सा है, सी आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमको रेशियो दे दिया, एबीसी क्या कर रही है ये भी बता दिया। 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, सीजी का देहांत हो गया, वो भगवान जी को प्यारे हो गए। जब वो भगवान जी को प्यारे हुए तो अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 31 एवरी ईयर। कान खड़े कर लीजिए बॉस, ईयर चेंज है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी हैबिट हो जाती है 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, पर यहां पर 31 दिसंबर है, तो थोड़ा सा हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी पावर ऑफ अलर्टनेस तैयार रखना है। द सेल्स फॉर द ईयर 2021 वाज 6 लाख एंड द प्रॉफिट वाज 60,000। अगर उन्होंने सेल 6 लाख की थी तो 60,000 का प्रॉफिट था। हमने कहा ओके। नाउ द सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 2022 टू 31 मार्च 2022, एक मिनट, जनवरी, अच्छा देखो हाँ वही पॉइंट है ना, क्योंकि हम दिसंबर वाले में मैंने कहा ये सेम कैसे हो गया। जनवरी 1 2022 से 31 मार्च 2022, यानी कि 3 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है ना, वह 4 लाख। तो ये हम इन्होंने बता दिया कि भैया 3 महीने। अब देख ध्यान से समझिएगा प्लीज, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एक पॉइंट है कि पीरियड जो गिवन है वो 3 महीने का है, तो 3 महीने की ही इन्होंने हमें सेल भी दी हुई है। तो ये 3 मंथ्स की सेल है, तो इसमें मंथ की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक वाला पॉइंट था। फ्लो में क्या होगा, बच्चे करेंगे 4 लाख इंटू 3 महीने का है, 3/12 कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको इसके हिस्से बांट देंगे। नहीं बॉस, ये 3 महीने का ही गिवन है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा अलर्ट माइंड रखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना भैया जी, जो प्रॉफिट अर्न किया था कितने पे किया था, 6 लाख पे किया था, तो जरा बताना 4 लाख पे कितना अर्न हुआ होगा। तो ये लो भैया 4 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो टिंग टिंग और एक जीरो यहां से कट गया, 40,000। पर ये 40,000 जो आया प्रॉफिट 3 महीने का है, 3 महीने का है, साल का नहीं है। पहली पॉइंट तो ये, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया यहां से यहां तक का 4 लाख है। अब ये 3 महीने का है, तो फिर इसमें हमें मंथ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। लेकिन ये जो 40,000 है ये पूरे फर्म का, यानी तीनों पार्टनर का है। तो जो डाई कर गए हैं, उनकी जो डेथ कर गए हैं, यानी 1/4, तो उनका हिस्सा कितना आएगा, तो 10,000 आएगा, क्योंकि हम तो उनको उनका हिस्सा देंगे ना। और हमसे यहां पर यही पूछा भी गया, देखिए द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन, देखो इंग्लिश की लैंग्वेज का यही चक्कर होता है, डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा मांगा तो आंसर इज 10,000। अगर वो फर्म का प्रॉफिट मांगते तो फिर आंसर 40,000 होता। एक लाइन से बहुत कुछ बदल जाता है बॉस। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पर पेच है। अगर डिसीज पार्टनर है तो भैया 10,000 है, अगर फर्म है तो 40,000 है। ठीक है, चले आगे। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, OPQ वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5-3-2 पे बांट रहे हैं। क्यू जी की डेथ हो गई है 31 अक्टूबर 2021। कान खड़े हो गए, अच्छा जी अक्टूबर में कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है इसमें, मंथ कैलकुलेशन का कुछ तो चक्कर है ना। नाउ
According to the partnership agreement, the share of profits from the closure of last accounting year till the date of her death was to be calculated on the basis of aggregate profits of 2 completed years. यानी कि जो आपको प्रॉफिट निकालना है वो एग्रीगेट प्रॉफिट्स पे निकालना है, एवरेज नहीं बोला, एक वर्ड से सब कुछ बदल रहा है, एग्रीगेट प्रॉफिट्स, एवरेज नहीं बोला, यानी कि डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, 2 इयर्स बोल दिया ना इन्होंने, ऑफ कंप्लीटेड इयर्स बिफोर द डेथ, 2 कंप्लीटेड इयर्स, पर एग्रीगेट वर्ड, एक वर्ड घाव करे गंभीर टाइप वाला होता है ना, दिखन में छोटन लग गए, एक ही शब्द दिखे मगर घाव कर दे गंभीर, क्योंकि एवरेज नहीं होगा, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल करना। ठीक है भैया जी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फॉर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 हमें दे दिया है 54 और 66। मैंने कहा ओके, नाउ द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को हो जाता है। टी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट चाहिए हमें, टी का चाहिए भैया जी, टी कहां है, टी यहां पे गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, यहां पर क्यू है, ये टी नहीं है ये क्यू है, टी नहीं है ये क्यू है, एक मिनट रुको इसको अच्छे से लिख दे इरेजर साहब, आइए जनाब, ये क्या है, क्यू है, ठीक है, ठीक है, क्यूज है, ठीक है, क्यूज शेयर है। नाउ अब हमें निकालना है, तो भैया जी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी 2 इयर्स का प्रॉफिट है तो 54,000 प्लस 66,000, यानी कि आ गया 50 और 60 10 और 40 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 आ गया। अब ये जो 1,20,000 है इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो भैया जी इनका टोटल हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है भैया कि इसमें ये एग्रीगेट है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एवरेज प्रॉफिट लिखा होता तो भैया यहां डिवाइड बाय 2 होता, नहीं बोला। अगर यहां पे एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ 2 इयर्स परचेज ईयर दिया होता तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, पर ये सब कुछ नहीं दिया। हमने कहा ओके, पर अब हिस्सा तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्यू की डेथ हुई है, क्यू कौन है भैया यहाँ पे, ओपी क्यू, क्यू ये है हमारे पास, यानी कि 2/5 3 8 10, ठीक है। मगर यहां पर जब हमें एग्रीगेट दिया हुआ है तो ये तो साल भर का दिया हुआ है, लेकिन वो डेथ कब कर गए, 31 अक्टूबर को, तो ईयर कहां से शुरू होगा, 31 मार्च कंप्लीट हुआ होगा, फिर 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। कहां गया वो जो लिखा था, 31 मार्च 31 मार्च के हिसाब से, यानी कि बुक जो क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है, तो हमें मार्च से गिनना पड़ेगा। अगर यहां दिसंबर लिखा होता तो जनवरी से गिनते अपन। ये छोटी छोटी डिस्टेंस को समझना है, डिफरेंस को समझना है, डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, डिफरेंस को समझना है कि अगर 31 मार्च लिखा है भैया तो अप्रैल से मंथ गिनेंगे, अगर 31 दिसंबर लिखा है तो जनवरी से मंथ गिनेंगे, पर मार्च लिखा है तो अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी पूरा गिनेंगे, क्योंकि 31 तारीख है ना भैया यार। अरे चलो इतना तो याद रहता है, मैंने कहा ओके याद रहता होगा, एज अ टीचर मैं तो बताऊंगा ही ना यार, कहीं मान लो किसी को ध्यान ना रहे तो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। अब तो सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12 से ये काटे तो 1 यानी 10,000 हो गया, 1 0 से ये काटा 1,000 हो गया, 2 और 4 7 और 2 14 और 1,000 यानी 14,000। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 14,000। एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत टर्म्स हैं बॉस, बहुत टर्म्स हैं, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप अलर्ट माइंड के साथ एक क्वेश्चन को एनालाइज करना ना सीख पाए। एनालाइज से हम समझ में आते हैं कि भैया यहाँ एग्रीगेट बोला है तो यानी कि यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, अगर ये एवरेज बोला होता यहाँ डिवाइड बाय 2 होता, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला होता तो उससे मल्टीप्लाई होता, ये हमें सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुडविल की कंडीशन नहीं है तो उतना दिया नहीं है उन्होंने, है ना, अदरवाइज नॉर्मली अगर वो देते तो हम लेते। फिर यहां पर भैया हिस्सा उसी का निकलेगा जिसकी डेथ हुई है, फिर वो भैया 31 अक्टूबर को गए हैं तो अगर 31 मार्च लिखा हुआ है तो 1 अप्रैल से हमें मंथ गिनना है, अगर 31 दिसंबर लिखा होता जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो फिर हम 1 जनवरी से गिनता, और 1 जनवरी से अगर हम गिनते तो यहाँ पे 3 मंथ्स और ऐड हो जाते हैं, यानी कि 7 की जगह 10 हो जाते। तो ये छोटी छोटी बारीकियां एक क्वेश्चन को करके अगर आप समझने लग गए हो ना तो उस्ताद सही जगह पे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ओपनड डैश इज ओपनड टू क्रेडिट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन डिसीज पार्टनर्स द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। कौन सी चीज को भैया जी किया जाता है, ओपन किया जाता है, कौन सी चीज को ओपन किया जाता है, हम सबको पता है, नाम बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा नाम है, बता दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भैया ये तो इस चैप्टर की सबसे प्यारी चीज है, यही इस चैप्टर में पूछा जाता है, यही इस चैप्टर का मर्म है। तो लीजिए हमारे पास आंसर आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है। इस चैप्टर से यही सिंपल क्वेश्चन आने, जो अपन को टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस आता है वो बस हमने सीख लिया तो बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ इज डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट सेटल, कैसे सेटल होता है भैया, उसको पे ऑफ इमीडिएटली कर दो। पे ऑफ इमीडिएटली का मतलब है कि कैश या बैंक से, पे ऑफ इमीडिएटली का क्या मतलब है, कैश या बैंक से आपने तुरंत पे कर दिया।
बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट विद आउट इंटरेस्ट। हाँ भैया, अच्छा भैया विदाउट इंटरेस्ट क्यों, विद इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए टर्म्स कंडीशन कह रही है कि भाई विदाउट इंटरेस्ट है, टर्म्स कंडीशन अगर कह रही है अदरवाइज 6% का इंटरेस्ट है, ये ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एमसीक्यू हमेशा ऐसा नहीं देता कि धड़ल्ले से दे दिया। बाय पेइंग एन इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। अब देखो, अगर आप में से कोई कंफ्यूज हुआ भी हो कि भैया ये विदाउट इंटरेस्ट तो होता नहीं है, अगर ना हो तो 6% होता है, भाई वो तब होता है जब डीड साइलेंट हो। अगर डीड ये कह रही है कि नो इंटरेस्ट, तो फिर नो इंटरेस्ट होगा बॉस, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पहला भी सही आंसर है, दूसरा भी सही आंसर है, तीसरा सही आंसर नहीं है, लेकिन अगर यहां पे ए और बी लिखा होता तो आप सोचते कि अच्छा पहला और दूसरा सही है, ये चौथा आंसर दे। लेकिन अगर यहां ऑल ऑफ दीज लिखा है तो ये आंसर और ये आंसर तो सिंगल सिंगल है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि बेटर आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे तरीके से आपको सॉल्व भी कर लेना चाहिए। क्या मेरी बात समझ गए कि अगर आपको ये लगे कि भैया ये वाला पॉइंट सही नहीं है, ओके ये वाला पॉइंट सही नहीं है, ये तो सही है, ये तो सही है, अब इन दोनों में से कौन सा सही करोगे, अकड़म बकड़म बम्बे वो नहीं, तो खुद ही दिमाग आ जाएगा अच्छा अगर दोनों सही हैं और दोनों मतलब आइदर ए और आइदर बी भी नहीं लिखा ना, या बोथ ए और सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर ज्यादा सही होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक तो चूज हो ही नहीं सकता, दोनों ही चूज होंगे, क्योंकि हमने पेमेंट दोनों तरीकों से की है, या तो कैश एंड पेमेंट में इमीडिएटली कर दी या लोन अकाउंट बना दिया है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि अगर इस लाइन से कंफ्यूज हो गए तो आपको इस वर्ड से समझ में आ जाएगा कि भाई तीनों ही आने चाहिए। ओके, पर आपको पता होना चाहिए अगर डीड बनी है और जीरो इंटरेस्ट बोला गया है तो भैया विदाउट इंटरेस्ट भी लोन होगा। ठीक है, चलिए। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, किस पे कैलकुलेट किया जाता है भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट डेथ के केस में, तो भैया टाइम बेसिस, हाँ भैया, टर्नओवर बेसिस, हाँ भैया, हैं तो क्या ऑल नहीं लिखा गया, नन ऑफ दीज, ऑल लिखा ही नहीं है, तो बोथ 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन अगर यहां पे दिया होता तो मे बी पॉसिबल, अगर आप कंफ्यूज होते तो मैं मान जाता, लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चन में यहां पर ऐसी कोई लाइन लिखी होती जो कि गलत होती, पर अगर ऑल ऑफ दीज लिखा है इसका मतलब तीनों ही सही हैं, क्योंकि दो सही हो ऐसा तो होता ही नहीं। जैसे इसमें ये दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों सिंगल सिंगल थोड़ी लिखेंगे, ए या बी थोड़ी लिख सकते हम, हमें दोनों का आंसर चाहिए। तो देखो इन्होंने ऑप्शन में लिखा है बोथ 1 और 2, तो बेटर ऑप्शन हमारा ये है। बस फिर डन 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 डन। ठीक है, होप सो कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आखिरी, नहीं इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन। इफ 3 पार्टनर्स सीबीए, अब ध्यान से देखिए क्या कंफ्यूजन है, सीबीए कर दिया उन्होंने, हमें एबीसी की आदत होती है, सीबीए कर दिया, थोड़ा सा अलर्टनेस की बात है। नाउ शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, सी है ये, बी है ये और ए है ये, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, यहां पे कंफ्यूजन होती है, नॉर्मल से कुछ भी उल्टा कर दिया तो कंफ्यूजन आ ही जाएगी। नाउ देन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर सी, यानी सी जी का डेथ हो गया, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है बॉस, जल्दबाजी में ये ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सी फर्स्ट है। ठीक है, टिक कर लो, अलर्ट माइंड ऐसे ही रहता है। नाउ हाउ मच वाई एंड एक्स विल पे टू सी एग्जीक्यूटिव ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, भैया कितना पे किया जाएगा गुडविल पे, तो भैया देखो सिंपल सा तरीका है भैया जी, क्या कह रहा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years, 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। हमने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years हमें गिवन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, कुछ नहीं करना है। 7,30,000 प्लस 6,00,000 प्लस 8,30,000 कितना हो गया, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 8, 13 और 8 21, 21,60, ठीक है, 21,60,000। अब क्या करना भैया जी, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि एवरेज है। अब नंबर ऑफ परचेजर कितना बोला गया है, 2 बोला गया, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 367,7200, मतलब 4 बार 0, तो 7,20,000 हो गया, इंटू 2 करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप सी का हिस्सा देखोगे, सी का हिस्सा कौन सा ये है, तो उसके हिस्से में भी बांटोगे, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इससे काटा 2, 2 से ये काटा 2, यानी कि 7,20,000 हमारे पास गुडविल है। अब लेकिन ये गुडविल किसकी है, मैंने हिस्से में बांट दिया है, मैंने हिस्से में बांट दिया है, तो ये गुडविल सी की है। पर क्या सी की है तो यही गुडविल सी लेकर आएगा, नहीं, कौन लेकर आएगा, बी और ए। कौन लेकर आएगा, बी और ए। अब बी और ए के लिए क्या कोई और लाइन कही गई है, नहीं कही गई है, तो रिटायरमेंट याद कीजिए कि अगर कुछ ना कहा जाए तो भैया जो पार्टनर जाए उसका हिस्सा हटाएं, राइम बनाएं और मुस्कुराएं। चलो वो तो ठीक है, मतलब हिस्सा हट गया तो 2-1 बचा,
यानी कि 2-1 में ये गेन कर रहे हैं, तो 2-1 में देंगे। तो भैया 2-1 यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 4 मतलब 2400 2,40,000 इंटू 2 तो 4,80,000। ठीक है, ये कौन देगा? बी। ये कौन देंगे? ए। ठीक है, इसको टफ बनाने के लिए वो एंट्रीज दे सकते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने अमाउंट नहीं दिया था, अमाउंट के साथ एंट्री दे सकते हैं। करना हमें ऐसे ही है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है, उसको नंबर ऑफ परचेज जैसे मल्टीप्लाई करना आता है, हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। फिर हिस्सा निकालना, बस ये मत भूल जाना। और इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो क्या है? सी पहले है, तो ये भी मत भूल जाना, है ना, वरना पता चला सी की आदत है 1/6 कर दिया, बेड़ा गर्क। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? ये लो, पहला ही आंसर है हमारे पास 4,80,000 2,40,000। तो दिस वन इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सबने वो रूल फॉलो किया होगा कि क्वेश्चन देखा, खुद सॉल्व किया, फिर देखा कि भैया सही कर रहे कि नहीं, या कितना सही है कितना गलत हो, और मुझे कमेंट में भी बताएंगे। रघुवरी रीत सदा चली आई, जितनों ने भी ये क्वेश्चन किया है सबने हमको अपने मार्क्स बताई। ठीक है, चलिए तो आज का आखिरी सवाल आपके पास आ चुका है, उम्मीद है कि आप ये भी सही कर लेंगे। चलिए मैं आपको अब करके दिखा देता हूं। L, M and N were partners sharing profits in the ratio of the capital contribution which is 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh। 6, 5 और 4 इन्होंने बता दिया हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन यही है। हमने कहा ओके। Their books are closed on 31st March every year। 31 मार्च का है, याद रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। L dies on 24th अगस्त। भैया जी L 24 अगस्त को डाई हो रहा है। 24 अगस्त यानी कि मंथ कैलकुलेशन तो नहीं बैठ रही, तो कोई बात नहीं, डेज कैलकुलेशन होगी। Under the partnership deed, deceased partner is entitled to his share of profit to the date of death based on the average profit of preceding 3 years। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? preceding 3 years यानी पीछे से 3 साल। प्रॉफिट्स वर 2019, 60, 2020, 2021 और 2022 हैं। भैया जी ये तो 4 साल हो गया, 1 2 3 4। तो उन्होंने बोला ना preceding 3 years, यानी कि मैं किसको लूंगा? मैं लूंगा भैया इसको, और ये है लॉस। याद रखिए ये क्या है? लॉस। फिर लूंगा इसको और फिर लूंगा इसको, बस खत्म बात। बाकी सब खिसको राइम भी बन गई है। ठीक है, समझ में आई बात? पहला सवाल तो ये कि भैया प्रीसीडिंग 3 इयर्स है तो 3/4 को भूल जाओ। अब बारी आती है आगे चलने की। ये हमसे मांग क्या रहा है? तो ये हमसे LMN कौन डेथ कर रहा है? L डाइस, तो ये एल्स का हिस्सा मांग रहे हैं। ठीक है, L शेयर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? हमने कहा ओके भैया जी इसको निकाल देते हैं। तो L शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भैया? तो सिंपल सा पॉइंट है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट है इस पे कुछ बातें कही गई हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अंडर द पार्टनरशिप डीड डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज किया है? एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एग्रीगेटेड नहीं बोला दादा, एवरेज बोला, यानी अब एवरेज होगा। उस क्वेश्चन में एग्रीगेटेड बोला था इसलिए 2 साल के प्रॉफिट्स को ऐड किया था, यहां पर एवरेज होगा। ठीक है, तो भैया जी पहले तो ये वाला काम खत्म कर देते हैं। तो ये कितना है? 55,000 पॉजिटिव है प्लस 30,000 पॉजिटिव है, माइनस लॉस को माइनस करते हैं 1,75,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना हो गया भैया जी? 55 और 30 85 में 75 काटेंगे तो 10 नेगेटिव, 1 लाख में माइनस किया तो 90,000। पर ये 90,000 क्या है? नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय हो गया 3। ठीक है, ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इसमें आएगा उनका हिस्सा जो डेथ कर रहे हैं। कितना हिस्सा है? तो LMN व पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखिए और अच्छा सवाल है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर आप में से किसी ने भी इसको सही आंसर किया है, सच्चे दिल पे, देखो कॉमेंट्स की कसम है आप लोगों को, कॉमेंट्स होने की कसम, दिल पे हाथ रख के बोलना अगर आपने सही आंसर किया है तो मेरे लिए अभी से क्लैप है। ठीक है, आप बता भी सकते हो जिनका आंसर सही होगा तो। ठीक है, और नहीं होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, एक क्वेश्चन हमने किया, बस आपको इसको ध्यान रखना है, जहां जहां गलतियां याद रखनी है कि अगर एग्जाम में खुदा ना खास्ते क्वेश्चन आ ही गया तो फिर आपको सही से बन जाए। ठीक है, अगर नहीं आया तो भी बता सकते हो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सच को फेस करना ही जिगरे वाले लोगों का काम होता है। ठीक है, चलो अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? 6, 5, 4, यानी हिस्सा क्या है? 6, 5, 4। अब L है कहां पर? ये रहे, तो यानी कि ये भाई साहब जा रहे हैं, तो 6 और 5 11 और 4 15 इंटू 6/15 ये इनका हिस्सा हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि ये जो चीज है ये तो पूरे साल की है। अब हमें याद है कि भैया उनकी डेथ 24 अगस्त 2022 को हो गई और बुक्स मेंटेन कब की होती हैं? 31 मार्च की होती हैं।
वरना हम दिसंबर से गिनते, मतलब दिसंबर हटा के जनवरी से, 1 जनवरी से गिनते। 31 मार्च से होती है, यानी कि अप्रैल से गिनना पड़ेगा। तो आप गिनिए अप्रैल के महीने में कितने होते हैं डेज बॉस, बताना जरा। 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और कब डेथ हो गई है इनकी, 24 अगस्त को। तो जुलाई, उसके बाद अगस्त, AUG, अगस्त को 24 को हुई है, तो 24 डेज, ठीक है, जिस दिन आपकी डेथ हुई है। नाउ अब अगर आप इसको गिनते हो तो कितना बनता है, 30 30 30 30, 1 2 3 4, तो हो गया 120 122 122, और ये 146। अब 2022 क्या लीप ईयर है? नहीं भैया जी, 2022 लीप ईयर तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 365 डेज। बस, तो फिर कुछ नहीं करना, इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। अब एक मजेदार बात बताऊं, अगर आप देखोगे तो ये जो है ये 73 से कटते हैं, 73 से 2 और 73 5 से। अगर क्वेश्चन कभी भी आपको डेज में देगा तो वो हमेशा ऐसा ही बनाकर देगा जिससे कि आप डिवाइड आराम से कर लो। या तो यहां पर फिगर 73 करके कुछ आ रहा होगा, या तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो आपसे नॉलेज चाह रहे हैं, वो आपको प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाना चाह रहे। ठीक है, यही दिलचस्प बात है। अब बताओ, अब इजी नहीं हो गया आप लोगों के लिए? इजी लग रहा होगा अब आपको। तो ये 2 से तो अभी कुछ कटेगा नहीं, तो इस 2 को ऐसे ही रहने दो। ये 3 से ये 6 कटेगा, तो ये 2 हो गया। 5 और 5, तो ये हो गया 5 5 75। एक मिनट, पहले 15 से इसको काटते हैं, तो 15 से इसको काटेंगे तो 6000 हो जाएगा। फिर 6000 को दोबारा 5 से काटेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब ये कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2, ये 2 और 2 4 हो गए, तो 2 और 2 4 इंटू ये, तो कितना हो गया, 4800 हो गया। पर ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। बस खत्म। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऑप्शन हमारे पास है, तो दिस वन इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लीज जितना हो सके थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से ही सॉल्व कीजिए, ताकि आप कहां गलती कर रहे हो, कहां क्या है, वो आपको पता चल पाएगा। जब मैं करा रहा हूं तो ऑफकोर्स मैंने आपको एग्रीगेटेड बता दिया, जो अपने यहां पे एक सवाल था, मैंने आपको यहां एग्रीगेट बता दिया, तो आप समझ गए कि यहां एवरेज नहीं करना। पर जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो क्या आपका दिमाग दौड़ पाएगा कि आप इस बात को समझ पाओ कि एग्रीगेट है? क्या आपका दिमाग इस बात को समझ पाएगा कि भैया ये 31 मार्च है, या कब 1 दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर आ रहा है, यानी कि 1 जनवरी से शुरू करना है। इसी पॉइंट्स को हमको याद रखना है। फिर ये चैप्टर हलवा है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, यही कैलकुलेशंस है कि भैया P&L सस्पेंस का आएगा या गुडविल की कैलकुलेशन आएगी। क्योंकि यहां पर गुडविल वाले में तो आपके डेज नहीं आते हैं, गुडविल वाले में तो आपको पूरा जाता है, लेकिन बाकी उसमें डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट कैपिटल का सवाल आ सकता है, लोन का सवाल आ सकता है, तो ये सारे हमने किए ही हुए, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है। बस अलर्ट माइंड की बहुत जरूरत होती है, अलर्ट माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो होप्स हो कि आपने ये सारे क्वेश्चंस किए हो, आपको अच्छा लगा हो। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होगा डिसोल्यूशन का। ठीक है, तो चलो फिर लास्ट में जो आप निक्को भैया कहते हैं अपने सारे प्यारे कॉमेंट्स से कि यार थैंक यू सो मच। मैं सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने इसमें रिप्लाई लिया और सबके आंसर्स सही आए। होप्स हो कि इस बार भी आप सबके आंसर्स सही हो, और ना भी हो तो भी शर्माना नहीं। देखो, मैं हमेशा मानता हूं सच को सामने से फेस करना है। गलती हमने की है तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, बस फिर इसी थॉट के साथ जो हमें आखिरी में कहना होता है एक और बात, वो बात यह है कि यार ये मेरे दिल के करीब है कि हैव स्माइल्स, मुस्कुराइए ना यार, और मुस्कुराने का मौका भी दीजिए, क्योंकि हम कॉमियंस हैं। हमारा मकसद है पढ़ाई भी करना और जिंदगी में लोगों के खुशियां भी लाना, अपने भी। पहले खुद मुस्कुराओ, तभी दूसरे को मुस्कुराने का मौका देना, मतलब फिर आप दे पाओगे। वरना अंदर से खुद दुखी रहोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी और को भी हंसा पाओ। वरना ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो अंदर से दुखी होते पर दुनिया को हंसाते हैं। पर मैं कहूंगा आप भी हंसो, सबको हंसाओ, और एक साथ मिलकर एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो, तो इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।